नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए आम जनता से अपने विचार करेंगे साझा। रेडियो कार्यक्रम की होगी 113वीं कड़ी। आज महाराष्ट्र और राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को देंगे प्रमाण पत्र। जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के हीरक जयंती समापन समारोह में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। वहीं संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पश्चिम बंगाल में 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। मध्य भारत के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा में बारिश की आशंका। अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में बारिश की चेतावनी। मथुरा में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। इस मौके पर 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। और अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अगले साल फरवरी में होगी वापसी। नासा ने कहा बोइंग के खराब स्टारलाइनर के बजाय स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से होगी वापसी। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। वर्तमान में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। केंद्र सरकार तीव्रता से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमने ये लखपति दीदी की योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सर है, उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेती बाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जलगांव। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जिनकी अभी रिपोर्ट आप देख रहे थे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र के जलगांव से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कीर्तिमान, जिसका पूरा देश कुछ ही देर बाद साक्षी बनने वाला है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि खेतीबाड़ी में महिलाएं हमेशा से ऋण रही हैं और खेतीबाड़ी के काम में आप देखें तो देश भर में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उन्हें आधुनिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाए, कृषि सखी बनाकर लखपति दीदी उन्हें बनाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचने का काम किया और हम देख रहे हैं कि करोड़ों लखपति दीदी और कृषि सखी बनाई जा रही हैं। खेतीबाड़ी का जो आधुनिक प्रशिक्षण है, पशु सखी बनाकर, यानी पशुओं का चारा कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको छोटी मोटी अगर बीमारी हो तो वो उसमें कैसे एक तरह से सहयोग करके वो उस चुनौती से पार पाना है, या फिर खेतीबाड़ी के जो काम काज हैं उसको कैसे आधुनिक तरीके से करना है, कैसे दूध का व्यवसाय आगे बढ़ाना है, पशुपालन का, या फिर आप कहें कि प्राकृतिक खेती में किस तरह से प्रशिक्षण लेना है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कृषि से जुड़े तमाम कार्यों में, कृषि और पशुपालन से जुड़े तमाम कार्यों में महिलाओं की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। और जब उन्हें प्रशिक्षण मिलता है, जिला स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें अगर कुछ पूंजी की जरूरत है तो वो एक तरह से कर्ज दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक समूह में उनको प्रशिक्षण के साथ उनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो एक आत्मविश्वास आता है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। एक अपने आसपास की महिलाओं को जोड़कर, आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ मिलकर कोई छोटा मोटा काम कृषि से जुड़ा कर सकती हैं। ड्रोन दीदी का आपने उदाहरण देखा कि किस तरह से महिलाएं, लड़कियां ड्रोन प्रशिक्षण करके वो ड्रोन उड़ाने का काम कर रही है। और हमने देखा कि खेतीबाड़ी में उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, चाहे वो रासायनिक खादों के इस्तेमाल की बात हो या फिर अन्य जगहों पर आप देखें कि उसका इस्तेमाल बढ़ाने की बात हो रही है। तो इस तरह से जो आधी आबादी है जो ग्रामीण स्तर पर रहती है उसको हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमने वाराणसी में एक सम्मेलन देखा था जहां बड़ी संख्या में कृषि सखी आई थी। अब हम यहाँ लखपति दीदी देख रहे हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहेंगी, देश भर से जो अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं, उनके अनुभव साझा होंगे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। और जो दूसरे राज्यों से जो कृषि सखी आई हैं, लखपति दीदी आई हैं, वो क्या कर रही हैं, तो एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम एक तरह से देखें कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब महिलाओं के विकास पर काम हो रहा है तो उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लखपति दीदियां किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं, हम आपको बता रहे थे अभी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर जोधपुर में विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समेत सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना का प्लैटिनम जुबली समापन समारोह रविवार को जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर खासतौर से राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्लैटिनम जुबली को इस तरीके से जुबिलियन तरीके से मनाने के लिए मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव एंड उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं।
नेचुरली ये इतना हिस्टोरिक इवेंट में है, प्रधानमंत्री का आना भी ये शो करता है कि हमारा जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो एक धरोहर के रूप में हर लाइन लिखी जाती है। उसी तरह ये धरोहर हमारी जो लिखी गई है, जो आज भी एस्टेब्लिश है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाली जनरेशन के लिए चलता रहेगा। प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए जोधपुर में प्रशासन की ओर से सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो है वो सभी तैयारियों की नियमित रूप से काफ़ी पहले से बैठकें जो हैं वो प्रारंभ की जा चुकी हैं और समस्त व्यवस्थाओं के लिए पृथक पृथक रूप से जो है वो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो सभी व्यवस्थाएं उनके स्तर पर की गई हैं। पिछले 75 साल में जोधपुर हाई कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक थे। चाहे वो सती प्रथा से जुड़ा रूप कंवर का मामला हो या महिला भ्रूण हत्या का मुद्दा हो। प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत हाई कोर्ट में म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें न्यायपालिका के सफर और विशेष रूप से राजस्थान में अदालतों से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जोधपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन से जोधपुर की यात्रा के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जोधपुर में स्थित हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के स्वागत के लिए जोधपुर जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि 75 वर्ष की यात्रा राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरी कर ली है। किस तरह का आज कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो पिछले 1 साल से चल रहा था और आज एक आप समापन कार्यक्रम इसको कह सकते हैं कि 75 साल जोधपुर हाईकोर्ट के हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे पहले भी एक बड़ा बदलाव तब आया था जब जोधपुर हाईकोर्ट की इमारत को बदला गया था। इससे पहले ये दूसरी स्थान पर होती थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कामकाज बढ़ा है, जजों की संख्या बढ़ी है, तो एक नया पूरा भवन का निर्माण हुआ था, तो वो एक बड़ा क्षण था। उसके बाद ये 75 साल पूरे होने पर एक खास तरह के कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इसमें शिरकत करेंगे। आपने जैसा बताया, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो 4:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। लगभग 1.25 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ जोधपुर में रहेंगे। अगर इस की पूरी विरासत को और इतिहास की बात की जाए तो 1949 से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में था। हालांकि पहले इसकी अलग से बेंचेस कोटा और उदयपुर भी थी, लेकिन बाद में इन सबको समाप्त कर जोधपुर में ही राजस्थान हाईकोर्ट रखा गया है और कई महत्वपूर्ण मामलों की यहाँ पर हमने सुनवाई देखी है, ऐतिहासिक भी और हाल के दिनों में भी बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस थे जिन पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो एक बड़ा क्षण है जोधपुर की न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए, खासतौर से बड़ा क्षण है। वकीलों में खुशी है कि उनके इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और सबको इंतज़ार है 4:30 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, प्रधानमंत्री क्या कुछ यहाँ मंच से कहते हैं। एक पुरानी मांग भी यहाँ पर रही है, उसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वकील कई बार आग्रह करते रहे हैं कि जोधपुर में जो जजेस की संख्या है वो बढ़ाई जाए, जैसा कि देश के बाकी राज्यों में हो रहा है। तो इस तरह की मांगों को भी यहाँ पर बार एसोसिएशन वगैरह समय समय पर उठाते रहें और आज उनके पास एक मौका है, तो शायद आज भी वो अपना कोई ज्ञापन दें या अपनी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचाएँ और सरकार से भी आग्रह करें। विकास, म्यूजियम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजियम को भी यहाँ पर संजोया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है और किस तरह से ये संदेश देता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल, ये जो म्यूज़ियम है इसमें आप देखेंगे तो, क्योंकि अभी ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया उद्घाटन से पहले, लेकिन जो हमने देखा बिना कैमरे के वहाँ जाके, तो ये जो एंशियंट जुडिशियल सिस्टम था, भारत का जो प्राचीन न्याय पद्धति थी, उससे लेकर के आज जब हम ई कोर्ट के युग में हैं, इन सारे पड़ावों को एक सफ़र के तौर पर दिखाया गया है। और ख़ास तौर से जैसा हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में भी पहले अलग अलग रियासतों में कोर्ट्स की जो व्यवस्था थी, किस तरह के ज़िला कोर्ट थे, कैसे उनका विकास हुआ और कैसे जोधपुर हाई कोर्ट की को पहले बनाया गया, उसकी नींव रखी गई और फिर नई इमारत में जब शिफ्टिंग की गई। तो ये जो पूरा सफ़र है राजस्थान में विशेष रूप से न्यायपालिका का और
जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, प्राचीन से ऋग्वेद से लेकर के अब तक ई कोर्ट तक का जो एक सफ़र है वो एक अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखलाई गई हैं इस म्यूज़ियम में। हालांकि ये म्यूज़ियम आज के बाद जनरल पब्लिक के लिए खोला जाएगा, आम लोग इसको कल से यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जोधपुर हाई कोर्ट के लिए और उसको एक तरीके से इतिहास में दर्ज करने के लिए भी, क्योंकि जो पिछला इमारत में जो जोधपुर हाई कोर्ट था उसमें भी एक म्यूज़ियम था जिसमें इस तरह की सब चीज़ें रखी गई थी भारतीय न्यायपालिका के विकास से जुड़ी हुई, और उसी को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश नई बिल्डिंग में की गई है। इस म्यूज़ियम का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम ताज़ा अपडेट्स हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो राजस्थान हाई कोर्ट अपने 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है और आज प्लैटिनम जुबली के तौर पर ये कार्यक्रम होने वाला है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में कॉर्डरॉक में नौसेना भूतल युद्ध केंद्र का दौरा किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि कॉर्डरॉक में नौसेना भूतल युद्ध केंद्र का दौरा किया और सुविधा में अग्रणी प्रयोगों को भी देखा। भारत और अमेरिका एक साथ काम करने और एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए तत्पर हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमित शाह का वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। और इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने कोलकाता में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। इसके अलावा सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें कैस्टोपुर, हावड़ा और एंटाली प्रमुख हैं। अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर देवाशीष सोम के कैस्टोपुर स्थित घर पर सीबीआई की टीम पहुंची, जबकि अस्पताल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट संजय वशिष्ठ के एंटाली स्थित आवास पर भी सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। इसके अलावा सीबीआई ने हावड़ा में स्थित बिप्लब सिंह के घर पर भी छापा मारा, जो कि अस्पताल को चिकित्सा सामग्री आपूर्ति करने का काम करते हैं। ये सभी नाम आरजीकर अस्पताल के पूर्व अतिरिक्त सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली द्वारा उठाए गए आरोपों में शामिल है। सीबीआई की एक टीम आरजीकर अस्पताल भी पहुंची। शनिवार को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने कल से अपनी जांच और तेज कर दी है। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट में पेश किए गए मामलों में आरजीकर अस्पताल में कई अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी, जिसमें शवगृह से शवों का गायब होना, मेडिकल वेस्ट को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। इन सभी आरोपों में संदिग्ध अधिकारियों के में संदीप घोष, देवाशीष सोम और बिप्लब सिंह के नाम सामने आए हैं। सीबीआई अब इन सभी मामलों की गहराई से जांच कर रही है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होगा। संजय रॉय का तकनीकी कारणों से कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सका था। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उस जेल में ही किया जाएगा जहां वो बंद है। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया था कि निषेधाज्ञा लागू करने तक संबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। निषेधाज्ञा आदेश में
बेलगछिया रोड जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। इधर पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या की घटना में पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए टॉलीगंज में विरोध प्रदर्शन किया और कोलकाता प्रशासन से जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। शनिवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों से भी मुलाकात की। ज्ञात हो कि कोर्ट ने जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को पेश किया जाना है। पश्चिम बंगाल में नृत्य कलाकारों ने भी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मुंबई और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में पहले से ही लगातार बारिश जारी है और अब मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादर और नगर हवेली और भावनगर के लिए विशेष तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 अगस्त तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली में देर रात भारी बारिश हुई। आज भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के कारण राजस्थान के अजमेर में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में बढ़े जल स्तर के कारण मुरादाबाद की सड़कें पानी में डूब गई हैं। वहीं घाघरा नदी में बढ़े हुए जल स्तर के कारण गोंडा जिले के कई गांव में पानी भरा हुआ है। और इधर त्रिपुरा में फिलहाल बाढ़ की स्थिति से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद यहां बारिश नहीं हुई है। खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों का जलस्तर अब लगातार घट रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य को 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया गया है। इधर राजौरी जम्मू कश्मीर, राजौरी थन्ना मंडी डीकेजी देहरा की गली बोफलियाज रोड घुमावदार सड़क को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन के साथ बड़े पेड़ और मलबा गिर गया था। बड़ी और आधुनिक मशीनरी के साथ ये कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात लगा हुआ है। इस कार्य में स्थानीय युवाओं को भी लगाया गया है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। ये इलाका न सिर्फ सुरक्षा कारणों से अहम है, बल्कि ये इलाका पर्यटकों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
और ब्रेक के बाद आपका समाचारों में एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पूरे प्रदेश में भारी संख्या में विभिन्न सेंटर्स पर छात्र पेपर देने पहुंचे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि 60,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में होनी सुनिश्चित की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। जिले के माधव भवन संघ कार्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनके रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की है। मैं यहाँ पर बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं आरएसएस के कार्यालय में यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाने का, नहाने का बहुत बढ़िया तरह से व्यवस्था है, साफ़ सुथरा व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बलरामपुर ज़िले में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। यहाँ पे आरएसएस संघ के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी, ये पूरा निःशुल्क है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था की है, नहाने वगैरह की सब पूरी व्यवस्था है। यहाँ बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आई हूँ और यहाँ पे आरएसएस संकल्प में बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग पूरी मुस्तैदी से इस व्यवस्था में जुटा हुआ है। जो विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा यहाँ पे उनके रुकने के लिए उचित व्यवस्था और भोजन जलपान की व्यवस्था की गई है। पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थी जो अन्य जिलों से आ रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कई कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें, तो इन कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बलरामपुर विद्यार्थी विभाग ने उनके रहने और उनके भोजन और जलपान की उचित व्यवस्था कराई है। इधर असम के नागांव जिले के धिंग में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम का शव कल एक तालाब से बरामद किया गया। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में खासा आक्रोश है। उन्होंने घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जब तक 2 और कल्प्रिट जो है उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और प्रशासन को मैं यही बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन 2 कल्प्रिट को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और पहले भी 1 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई थी, तो आरक्षी प्रशासन को हम लोग ने जनाया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने आस्था दिया था कि हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई और पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बदले और यहाँ पे बहुत चोरी डकैत जैसी बहुत घटना होती है और कुछ ऐसी घटना हुई है जो मतलब बोला नहीं जाएगा। और 1 महीने पहले जो घटना हुई थी वो 60 से 70 साल के बीच में जो औरत थी उनको ऐसा रेप किया गया था, उनको स्प्रे मार के उनका रेप किया गया था। हम लोग का जो आइन है ना, लॉ है, वो चेंज करना है अभी। मतलब जैसे कि एक अपराधी कुछ अपराध कर लिया तो इससे कि आसानी से वो छुटकारा मिल जाता है। ऐसा होना चाहिए, सजाए मौत, सीधी सी बात है। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ गृह मंत्री से और हम लोग सरकार से कि ये जो आइन है ना, आइन थोड़ा चेंज करना है। जब तक मतलब कि 2 अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, उसको अच्छे से अच्छे सजा नहीं मिलेगा, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा हम लोग का। और इधर पंजाब के अमृतसर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद से राजनीतिक पारा भी बढ़ गया है। दरअसल अमृतसर में एक एनआरआई के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में एनआरआई गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की
इनफैक्ट मैं कहूँगा केजरीवाल की सरकार, क्योंकि भगवंत मान तो एक डम्मी मुख्यमंत्री हैं, उसने कमान संभाली है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत बिगड़ती जा रही है। वो नो मैन लैंड की तरह के हालात बने हुए हैं। कोई कानून नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। सुखचैन सिंह जी जो एक NRI आए हैं, उन्होंने कल परसों 2 दिन पहले गाड़ी खरीदी 1.5 करोड़ की, और अब उनके घर में घुसकर उनको गोलियां चलाई गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि वेपन जैम हो गया और उनकी जान बच गई। पंजाब के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। भगवंत मान खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ कैबिन में खड़े होकर भाषण देते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। इधर मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। केंद्र के इस अहम फैसले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया है। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन राशि अंतिम वेतन की लगभग 50% होगी और 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन जरूर मिलेगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के साथ ही कई लाभ मिलेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो UPS के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर NPS में रहना चाहे तो NPS में रह सकता है, UPS में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से कैसे बेहतर है, इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। UPS में केंद्र सरकार का अंशदान 18.5% होगा, जबकि NPS में केंद्र की भागीदारी महज 14% ही है। UPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। UPS के तहत 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। UPS और NPS दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान 10% रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हर ओर स्वागत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ऐसा कर दिखाया है कि कैसे जो है कि जो 2 तरह की पेंशन चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS, इसमें जो है जो NPS के जो कुछ एम्प्लॉइज थे जिनको ये लगता था कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो है उनसे ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज जो UPS में जो उनको ऑप्शन मिलेगा कि कैसे वो एक UPS को अडॉप्ट कर सकते हैं या NPS को अडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि UPS जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी एम्प्लॉइज के लिए, जो लंबी मैं समझता हूँ अपनी सर्विस जो है भारत सरकार को देते हैं। इस योजना में वो सब कुछ है जिसको लेकर के NPS से आच्छादित कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य की आशंकाएं थी, और इसकी विशेषता है कर्मचारियों को आश्वस्त करता है बाद के उन दिनों की
जैसे कि सेवा काल में मृत्यु, 60% तक पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन लागू किए जाने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम है। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री सहित पूरे भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डियरनेस राहत मिलने का काम होगा। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की मंजूरी का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपीएस को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस कदम को अभिनंदनीय बताया। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि युगांतकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीएस को दी गई स्वीकृति को ऐतिहासिक बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। और इधर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के डॉक्टर्स ने एक अनोखा ऐप डिवाइस विकसित किया है। इस ऐप की सहायता से मां के गर्भ में बच्चे के वजन का अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके लिए मां के स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों और मापदंडों को ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर भ्रूण के विकास और वजन का अनुमान लगाया जा सकेगा। इस विशेष ऐप के लिए कोयम्बटूर के इन डॉक्टर्स को पेटेंट प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर भी सीट वाइज चर्चा की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में पहले चरण के तहत मतदान वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईवीएम वीवीपैट पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई। पहले दिन प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 1000 लोगों को यहाँ ट्रेन किया। इनको पूरा ईवीएम कैसे सेट करनी है, कैसे वीवीपैट को कहाँ रखना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, कौन सा फार्म कब भरना है, मॉक पोलिंग का पूरी डिटेल में समझाया। कैसे इनको कैसे इन्वॉल्वमेंट डाल के रखना है या मॉक पोलिंग करवानी है, कैसे क्लियर करना है, कंट्रोल यूनिट को कैसे क्लियर करना है रिजल्ट देख के, और हर कैंडिडेट का कितने मॉक पोल में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये सारी चीज़ें हमने हर एक जो जहां ट्रेन करने आए उनको बताया। अच्छे तरीके से उन्होंने समझा। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राजौरी प्रशासन के द्वारा एरिया डोमिनेशन रूट मार्च आयोजित किया गया। इसमें राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। रूट मार्च के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने क्षेत्र का परिचय लेते हुए ऐसे सरकारी भवनों का दौरा किया जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने आम जनता से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधियों को जेल से रिहा कराना चाहते हैं। कांग्रेस खुद को बचाने के लिए उनका साथ दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है ये। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर को फिर नर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों को चढ़वाना चाहते हैं जेलों से जो यहाँ पर पत्थरबाज थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे इन्हीं लोगों द्वारा। इन्हीं लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। आज धारा 370 लाएंगे, 2 झंडे लाएंगे, ये सपने हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सोचते रहें। लेकिन आज भी वो एक दूसरे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अपना कोई आधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने केवल सत्ता के लालच में गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के बाद देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस की मंशा देशवासियों के सामने आ गई है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश के लोग जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का समर्थन करती है। देश की जनता जानना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने घोषणा पत्र में किए वादों का इस प्रकार से समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी क्या जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी 370 और आर्टिकल 35A वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के एकमात्र इरादे से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब
दूरदर्शन, जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। MOU पर दूरदर्शन जम्मू के क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक, जबकि जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से उप निदेशक सूचना अख्तर काजी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग पोले भी मौजूद रहे। MOU के बाद दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक ने कहा कि इन प्रयासों से मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। दूरदर्शन अपने आप में आज भी अपना वजूद बनाए रखा हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से इलेक्टोरल अवेयरनेस करने के लिए मेरे ऑफिस ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन जो जम्मू में बैठते हैं उनके साथ MOU किया है। जो हमारी इलेक्टोरल अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप बोलते हैं, उन सब को दूरदर्शन अपने प्राइम एरियाज़ में उसको हाईलाइट करेगा, प्राइम टाइम में उसको हाईलाइट करेगा, लोगों तक ले जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो दूर दराज के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहां दूरदर्शन का पहुंच रहता है। और इधर पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। खासतौर पर मथुरा और वृंदावन तो इस वक्त पूरे तरीके से कृष्णमय नजर आ रहे हैं। मथुरा में आज से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। गुजरात के राजकोट में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। राजकोट में 4 दिन का मेला शुरू हो गया है। मेले में लोक कलाकारों के द्वारा लोक संगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। राजनीति में क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत के बाद उन्होंने सरायकेला पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन में वो अपनी स्थिति साफ कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता ने बताया कि झारखंड के भविष्य के लिए वो नया संगठन बना सकते हैं या तो किसी अच्छे मित्र के साथ जाएंगे। निकले नया अध्याय, आज 4वां दिन है। बहुत कम दिनों में आप लोग को हम खुलासा कर देंगे कि हम संगठन बना रहे कि कोई साथी का साथ चलेंगे और साथी भी मिलेगा तो हम दिल खोल के झारखंड की जनता को हम सेवा करेंगे। झारखंड को विकास, ऐसा विकास का रास्ता में ले जाएंगे तो देश के अंदर में सबसे बढ़िया राज हम बना के दिखाएंगे। और इधर भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। ये कार्यक्रम श्रीलंका के मदुरु ओया के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना रहा। यह अभ्यास 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। यह प्रशिक्षण इस तरह से आयोजित किया गया कि दोनों सेनाएं आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त ऑपरेशन करने में सक्षम हों। आपको बता दें कि मित्र शक्ति अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के लिए आवश्यक तकनीकी अभ्यासियों की रिहर्सल करने का एक मंच के रूप में कार्य करता है। मित्र शक्ति के इस वर्ष के संस्करण में प्रत्येक देश के 100 से अधिक कर्मियों की भागीदारी थी। सैनिकों ने सामरिक अभ्यास, क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और लाइव फायरिंग अभ्यासों की एक श्रृंखला में भाग लिया। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के साथ
उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने विशेष रूप से कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देने के साथ साथ ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे आधुनिक उपकरणों के सह उत्पादन को भी महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है कि भारत के साथ साझेदारी से यूक्रेन की सुरक्षा और विकास को मजबूती मिलेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल लेबनान दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना ने रविवार तड़के घोषणा की कि वह ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी का पता लगाने के बाद लेबनान में एहतियाती हमले कर रही है। सेना ने स्थानीय निवासियों को अरबी भाषा में चेतावनी दी। सेना ने कहा, हम आपके घरों के पास बड़े पैमाने पर हमले करने की हिजबुल्लाह की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं, आप खतरे में हैं। इजरायली सेना ने कहा, जहां हिजबुल्लाह सक्रिय है वहां से तुरंत चले जाएं। साथ ही यह भी कहा कि सेना इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाएगी। बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार शुक्रवार को भी हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के ऊपरी गैलिल क्षेत्र में 100 से अधिक रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 7 सदस्यों को मार गिराया। और बात अब ओलंपिक की कर लेते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों को मुख्य धारा ने जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्पर्श स्कूल सामने आया है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला से बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मुकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इन्होंने एक स्पर्श करके स्कूल खोला है जो कि मतलब जो स्पेशल किड्स हैं विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके लिए काम कर रहा है। सर, मुख्य उद्देश्य क्या रहा इस को खोलने का, स्पर्श को खोलने का, जो कि स्पोर्ट्स जो कि स्पेशल ओलंपिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है? स्पेशल ओलंपिक मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाला देश में एक बड़ा संगठन के रूप में हम काम कर रहे थे। जब हम स्पोर्ट्स फील्ड में काम करते थे तो हम देखते थे कि बच्चों का कई बार कॉन्फिडेंस कम होता है, कई बार उनका मोटिवेशन कम होता है, कई बार उनका कंसंट्रेशन कम होता है। हमें लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ साथ उनकी प्रोग्रेस के लिए और भी चीज़ों को उसमें जोड़ना चाहिए। तो हम जब इस बारे में लोगों से बात कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि बच्चों की बिहेवियर थेरेपीज़, उनकी स्पीच थेरेपीज़, उनकी OT, इस तरह के कार्यक्रम को अगर हम लेकर जाएँ और बच्चों को पहले ट्रेंड करें उसके लिए, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में भी और स्पोर्ट्स में भी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक ऐसे सेंटर को बनाते हैं जहाँ पर इन बच्चों की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए। ये सेंटर सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित ना हो, ये सेंटर उनकी ओवरऑल लाइफ में उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, उनकी पर्सनल लाइफ भी शामिल है। उससे ये आइडिया आया और हमने बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन किया और एक्सपर्ट से बात हुई तो ये आया कि हम एक पूरा फुल प्रोग्राम लेकर चलें जिसमें उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी बिहेवियर थेरेपीज हो और उनकी सारी ट्रेनिंग के बाद वो जब वो स्पोर्ट्स के लिए फील्ड में जब उतरेंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और हमें लगता है कि हम इंटरनेशनल गेम्स में भी अच्छा कर पाएंगे। वहाँ से ये आइडिया आया। सर, अभी अब कुछ पेरेंट्स से भी हमने बात की, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला उनसे कि बच्चों के जो स्टडी है, एकेडमिक है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बोलने में काफ़ी उनका सुधार हुआ है, स्पीच थेरेपी जो आप लोग करवाते हैं। तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप सुनते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा, आपके प्रयासों के द्वारा इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी भी नज़र आती है? निश्चित तौर पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमें लगता है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पा रहे हैं और ये भी लगता है कि जब हमने एज ए समाज में काम करने का तय किया तो हमें लगता है कि हम एक सामान्य मानव के लिए कुछ कर पा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में सेटिस्फेक्शन देता है और ये मोटिवेशन भी देता है कि हम और काम कर सकें। उनके चेहरे की हंसी आपको हंसने पर मजबूर करती है, आपको ताकत देती है कि आप खूब काम करें और ऐसे हज़ारों हजार परिवारों के चेहरे में, उनके परिवार में खुशी ला सकें। इससे बेहतर काम मुझे लगता है कोई मेरे लिए जैसे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता और मैं धन्यवाद करता हूँ इस काम के लिए श्रीमती मल्लिका नड्डा जी को, जिनकी अध्यक्षता में मुझे काम करने को मिला और जिनके कारण मैंने सीखा है। दो बातें होती हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय टीम में मल्लिका नड्डा जी काम कर रही हैं, एक बात है। लेकिन मल्लिका नड्डा जी के पद को, उनके दायित्व को और उनके चरित्र को इससे अलग नहीं किया जा सकता। उनके अंदर जो हमारे इन बच्चों के लिए ममता होती है, मैंने वो देखा है 10-15 सालों में और उससे मुझे बार बार ये प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से उनकी अपने व्यस्तता में भी वो इतना काम करते हुए भी वो हमेशा मोटिवेट करती है। मैं पिछले 10-12 साल से उनको जब भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे इन बच्चों के लिए उनका ये भाव कि ये मेरे अपने बच्चे हैं जैसे,
उस भाव से इनके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ इनके लिए क्या बेटर हो सकता है, वो लगातार इस भाव से लगातार पिछले 30 साल से काम कर रही हैं। मैंने भी 10-15 साल से उनको काम करते देखा, वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि जीवन में आप 50 अपने जीवन के व्यक्तिगत रूप में कुछ भी काम करें, लेकिन आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर समाज में काम करना चाहिए, उसकी प्रेरणा मुझे उनसे मिलती है। मैं इसके लिए भी उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ वो बता रहे हैं कि एक प्रेरणा मिलती है जब आप इन बच्चों के लिए काम करते हैं। और स्पेशल ओलंपिक जो मिशन है, स्पेशल ओलंपिक भारत है, वो पूरी तन्मयता से लगा है कि इन बच्चों को एक इनका जो स्तर है वो बढ़ाया जाए और सामाजिक तौर पे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से काम हो रहा है और बच्चों में जो एक इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी दिखा। और निश्चित ही निकट भविष्य में कहीं न कहीं ये अपना जो इन बच्चों का गंतव्य है, चाहे वो रोज़गार का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, ज़रूर ये देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। और इसके साथ ही समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।